हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 को नज़र में रखते हुए हिंदी गद्य खंड के ऑलमोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके 2025 के एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए ना, 2025 के एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको क्या करना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी अमीरी, ऑप्शन सी में बेरोजगारी, ऑप्शन डी में दिया है महामारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, ऑप्शन सी। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है। तो ऑप्शन ए में दिया है मोहन वाजपेयी, ऑप्शन बी में है ललई सिंह यादव, ऑप्शन सी में है किशोरी लाल, ऑप्शन डी में है भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ललई सिंह यादव। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने किया है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट के रचनाकार कौन है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, ये जो हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो कहाँ से संकलित है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। ये भी आपको साथ ही ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1891 मध्य प्रदेश के महू में, ऑप्शन बी 1791 बिहार के पटना में, ऑप्शन सी 1892 गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी में दिया है 1895 उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 1891 में मध्य प्रदेश के महू में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मदन के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी में दिया है गिरधर लाल और ऑप्शन डी में है सोहन लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मदन के पिता जो थे उनका नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। और ये सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करते थे, तो किरानी का काम करते थे। किरानी ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गिरधर लाल का बेटा कौन था, तो मदन था। और मदन के पिता कौन थे, तो गिरधर लाल थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेन साहब अपने बेटा कासू को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी में दिया है इंजीनियर। तो सेन साहब जो थे अपने बेटा कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेन साहब अपना बेटा कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी में है बांग्ला, ऑप्शन डी में क्या है, तो नेपाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा और खोखी मतलब क्या होता है, तो लड़का और लड़की होता है, लड़का और लड़की। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी में है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। कौन कौन, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार और
ऑप्शन डी में दिया है कि गिरधर के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि खोखा के अनुसार जो सेन साहब थे अपने सिद्धांतों को भी बदल दिए थे। और जीवन के मामले में कौन अपवाद था? तो खोखा। खोखा मतलब कासू। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन क्या होता है? तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी में दिया है बतख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। यहाँ पे हंस किसको बोला गया है? तो कासू। कासू मतलब खोखा को, ठीक है। तो यहाँ पे कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित दशावतार शर्मा, ऑप्शन सी में है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन डी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पंडित राम अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी में दिया है गुणाकर मूले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए हैकल को, ऑप्शन बी विलियम जॉन्स को, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी में दिया है हकर्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ये क्या थे? तो बिहार के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन ए रघुवंश, ऑप्शन बी अभिज्ञान, ऑप्शन सी में है मालविक गणित मित्रम, ऑप्शन डी में है मेघदूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि मेघदूत। कालिदास के किस पुस्तक का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने किया है? तो मेघदूत का। मेघदूत का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए जॉन्स मुलर, ऑप्शन बी पीटर मुलर, ऑप्शन सी पिलहेलम मुलर, ऑप्शन डी में है हेस्टिंग्स मुलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि विल्हेल्म मुलर था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर के पिता कौन थे? तो विल्हेल्म मुलर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी चीन को और ऑप्शन डी में दिया है कनाडा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि भारत को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण देश किसे माना है? तो भारत को माना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। बड़े बड़े नख को, बड़े बाल को, छोटे बाल को, ढीले कपड़ों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बड़े बड़े नख को। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नखों को वो गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में है नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का
परिणाम है? ऑप्शन ए मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन बी पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन सी उदार वृत्ति का, ऑप्शन डी में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि पार्श्विक वृत्ति। खून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में यतेंद्र कुमार मिश्र और ऑप्शन डी में क्या दिया है? तो अशोक वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और इनको आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी इंद्र का वज्र, ऑप्शन सी में दिया है त्रिशूल और ऑप्शन डी में दिया है बंदूक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि इंद्र का वज्र। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र बना था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ऑप्शन ए मध्यम साइज, ऑप्शन बी बड़े बड़े, ऑप्शन सी छोटे छोटे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्राचीन काल के दक्षिण भारत के जो लोग थे वो कैसे नाखून रखते थे? तो बड़े बड़े नख को रखते थे, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े आंसर हो जाएगा, बड़े बड़े नख को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के तो गुणाकर मूले जी हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यहां तक हमने कुल 20 यानी कि 20 प्रश्न लगाए हैं। कुल कितने? तो 20 प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने कुल कितना प्रश्न इसमें से सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने कुल 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, पहले पहल किस राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं के, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं के, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के राजाओं के, ऑप्शन डी चोल राजाओं के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के। पहले पहल किस राजाओं के लेख की लिपि को नंदी नागरी कहा गया? तो विजयनगर के राजाओं के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए काशी को, ऑप्शन बी प्रयाग को, ऑप्शन सी मथुरा को, ऑप्शन डी में दिया है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि काशी को। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो काशी को दी गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी में है 9वीं शताब्दी से, ऑप्शन डी में है 10वीं शताब्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि 8वीं शताब्दी से। अगर दक्षिण भारत पूछा जाए तो 8वीं शताब्दी, दक्षिण भारत पूछा जाए तो 8वीं शताब्दी। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? तो 8वीं शताब्दी, 8वीं दक्षिण भारत पूछे तो। और अगर उत्तरी भारत आपसे पूछे कि उत्तरी भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने प्रारंभ होते हैं, तो उत्तरी भारत के लिए 9वीं शताब्दी। कब? तो 9वीं शताब्दी, ठीक है। ये भी आपको साथ ही ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी में है नंदी नागरी लिपि, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है सभी लिपियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि नागरी लिपि में मिलते हैं।
बी इसका राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए खुश बहादुर, ऑप्शन बी दिल बहादुर, ऑप्शन सी कुल बहादुर, ऑप्शन डी में दिया है गुल बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। और इसके नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला उड़ा दी थी। और निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगा था? बहादुर पर निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगाए गए थे? ऑप्शन ए में दिया है 15 रुपया, ऑप्शन बी 10 रुपया, ऑप्शन सी 12 रुपया, ऑप्शन डी 20 रुपया। तो इसमें से कोई भी यहाँ पे 11 रुपया होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और यह इल्जाम किसने लगाया था? तो निर्मला के रिश्तेदारों ने लगाया था बहादुर पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए डकैती में, ऑप्शन बी चरवाही में, ऑप्शन सी चोरी में, ऑप्शन डी में दिया है युद्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि युद्ध में। बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्व, ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है निराला की साहित्य साधना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूसरों के नकल करके लिखा गया साहित्य क्या होता है? तो अधम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो अधम हो जाएगा, अधम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए सामंती व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे यूरोप के लोग किसकी सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से, क्रीत की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एथेंस की सभ्यता से। एथेंस की सभ्यता से सारे यूरोप के लोग किससे प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? ऑप्शन ए उनके चाचा ने, ऑप्शन बी उनके गुरु ने, ऑप्शन सी उनके बापूजी ने, ऑप्शन डी में दिया है उनकी माताजी ने। तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो उनके पिताजी बांधे थे। और इनके पिताजी इनका क्या थे? तो गुरु थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा? तो उनके पिताजी ने बांधा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी चाची, ऑप्शन सी में क्या दिया है? तो बहन, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? तो मौसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो माँ थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए? जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तब पंडित बिरजू महाराज
अपने पिता की 10वीं और 13वीं के लिए कितने रुपए इकट्ठे करते हैं? तो कुल 500 रुपये इकट्ठे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने प्रोग्राम करके ये 500 रुपये उनको मिलते हैं? तो 2 प्रोग्राम करते हैं तब इनको 500 रुपये मिलते हैं। और वहीं 500 रुपये से अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं पंडित बिरजू महाराज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, पंडित बिरजू महाराज लखनवी घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन ए 6ठी पीढ़ी के, ऑप्शन बी 7वीं पीढ़ी के, ऑप्शन सी 8वीं पीढ़ी के, ऑप्शन डी में दिया है 9वीं पीढ़ी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज लखनवी घराने किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? ऑप्शन ए शंभू महाराज, ऑप्शन बी श्री महाराज, ऑप्शन सी विष्णु महाराज, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो शंभू महाराज थे। कौन थे? तो शंभू महाराज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने के किस अस्पताल में हुआ था? लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? सॉरी, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है पारस, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी रुद्र सदन, ऑप्शन डी में जफरीन। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म होता है लखनऊ के किस अस्पताल में होता है? तो जफरीन अस्पताल में होता है। कहाँ? तो जफरीन अस्पताल में पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ में जन्म होता है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में किसका बहुत बड़ा हाथ था? ऑप्शन ए पिताजी का, ऑप्शन बी अम्मा जी का, ऑप्शन सी चाची जी का, ऑप्शन डी में कपिला जी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अम्मा जी का। पंडित बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ क्या था? तो उनकी अम्मा जी का था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ऑप्शन ए दुर्गा, बी में दिया है रश्मि, ऑप्शन सी रमा और ऑप्शन डी में दिया है अनुराधा। तो पंडित बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वो रश्मि वाजपेयी थी। कौन थी? तो रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 में दिया है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था? फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रत्येक वर्ष कहाँ हुआ करता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अविनियो हो जाएगा। क्या? तो अविनियो में। फ्रांस और यूरोप का अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह कहाँ हुआ करता था? तो अविनियो में। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अविनियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अविनियो क्या था? तो एक ईसाई मठ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ? तो दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 में दिया है, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक जैक जुटने की, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे क्या होगा? तो अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच 1994 में कितने कविताएं और गद्य लिखी? कितने कविता और गद्य लिखा था? ये यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था। कितनी कविताएं एवं गद्य लिखा था? ऑप्शन ए 5 कविता और 7 गद्य, ऑप्शन बी 15 कविता और 17 गद्य, ऑप्शन सी में दिया है 15 कविता और 27 गद्य, ऑप्शन डी में दिया है 35 कविता और 27 गद्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि 35 गद्य कविता और 27 गद्य की रचना उन्होंने किया था, ठीक है। कितना? तो 35 कविता और 27 गद्य उन्होंने लिखा था। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए रंग समारोह, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन बी विश्व कप, ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह होता है? तो रंग समारोह होता है, समारोह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर
43 में दिया है रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन डी में दिया है अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 44 में दिया है ला शतरूज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा हो गया? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी व्यापारी का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी में दिया है साधारण लोगों का। तो जब ला शतरूज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा होता है? तो साधारण लोगों का कब्जा हो जाता है वहाँ पे। किसका? तो साधारण लोगों का, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 में दिया है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी में दिया है तो रूस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान को बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। इसमें दिया है जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? ऑप्शन ए दीदी, ऑप्शन बी मम्मी, ऑप्शन सी पापा, ऑप्शन डी में दिया है दुकानदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि दीदी बोलती है। कौन बोलती है? तो दीदी बोलती है कि मरी हुई मछली के आंखों में अपनी परछाई नहीं बनती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है मछली और गोश्त कौन खाता था? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी पिताजी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि पिताजी। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। पिताजी खाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में दिया है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3। कुल कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 मछलियां खरीदी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पिताजी ने बाजार से कुल 3 मछलियां खरीदी थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? ऑप्शन ए झोपड़ी में, ऑप्शन बी कपड़ों के नीचे, ऑप्शन पेड़ के नीचे, सॉरी यहाँ पे पेड़ के नीचे, ऑप्शन सी में दिया है मकान के नीचे, ऑप्शन डी में मंदिर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ छुपता है? तो मकान के नीचे छुप जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है संतु अचानक क्या लेकर भागा? ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी रूमाल, ऑप्शन डी में दिया है घड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि क्या लेकर भागता है संतु अचानक? तो मछली को लेकर भागता है, एक मछली को लेकर भागता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है दम तक न सहनाई छूटेगी और ना ही काशी, यह कथन किसका है? किसने बोला था कि मरते दम तक ना ही सहनाई छूटेगी और ना ही काशी छूटेगा? ऑप्शन ए मोहम्मद खान का, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन सी पंडित राम सहाय मिश्र का, ऑप्शन डी में दिया है रामविलास शर्मा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि बिस्मिल्लाह खां का। किनका ये कथन था कि मरते दम तक ना ही सहनाई छूटेगी और ना ही काशी? तो ये बिस्मिल्लाह खां का कथन था। बिस्मिल्लाह खां का कथन था, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है सुधीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है? ऑप्शन ए तबला को, ऑप्शन बी बांसुरी को, ऑप्शन सी ढोलक को, ऑप्शन डी में दिया है शहनाई को। तो सुधीर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को। सुधीर बाधों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? ऑप्शन ए ढोलक में, बी बांसुरी में, ऑप्शन सी शहनाई में, ऑप्शन डी हारमोनियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि शहनाई बनाने में नरकट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? ऑप्शन ए मुहर्रम के दिन, ऑप्शन बी दीपावली के दिन, ऑप्शन सी ईद के दिन, ऑप्शन डी दुर्गा पूजा के दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि मुहर्रम के दिन। किस दिन? तो मुहर्रम के दिन
बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य जो है शहनाई नहीं बजाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी बकरीद, ऑप्शन सी मुहर्रम, ऑप्शन डी में दिया है दीपावली। तो इसका राइट खां के साथ के शहनाई के साथ किस पर्व मुस्लिम पर्व का कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 में दिया है मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन किसने कहा है, यानी कि यह किसने कहा है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये बात किसने कहा है, तो ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा मेरे चारों तरफ अधिक से अधिक और स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 में दिया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए शेक्सपियर ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। 58 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो किस तिथि को, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। 59 में दिया है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन बी यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन सी में दिया है बुद्धि की शिक्षा, और ऑप्शन डी में दिया है हृदय की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा कि हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 में दिया है गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1915 यानी कि 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे, यानी कि 1915 यानी कि मतलब बी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस वीडियो में कुल कितने क्वेश्चन थे, तो कुल 60 क्वेश्चन थे। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन 60 क्वेश्चन में से आपने कुल कितना क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम तक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है बुक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।